जुनून इश्क, किस्त नंबर 13। रियाज आकिब कोहलर। घर से निकलते ही उसे टैक्सी मिल गई। एक दफा मुड़कर उसने गमज़दा नज़रों से इस घर को देखा जहां उसने जिंदगी के बेहतरीन पल बताए थे और टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई, जहां इसका महबूब इसका मुंतज़िर था। किसी की हमदर्दी में वो अपनी खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती थी। यूं भी उसे यकीन था कि दानियल को अब रिश्तों की कमी नहीं होगी। मसकान की मेहरबानी से वो मुतवस्सित तबके में शामिल हो गया था। इसे अगर गम था तो अपने बदतमीज़ाना रवैये का था जो वहां से निकलते हुए उसे अपनाना पड़ा था। आयशा जैसी शफीक, मुखलिस और प्यार करने वाली खातून से इस तरह का रवैया उसे किसी भी तरह ज़ेब नहीं देता था, और फिर दानियल के साथ तो उसने ज़ियादती की हद कर दी थी। मगर ये सब उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। अगर वो ये अंदाज ना अपनाती तो बेटा कभी इसकी जुदाई बर्दाश्त ना कर पाते। अब ज्यादा से ज्यादा इन्हें वक्ती तौर पर दिख महसूस होता और बाद में वो संभल जाते। फिर ये भी इंसान की सरशत में है कि वो हजारों नेकियों और एहसानाते को याद नहीं रखता और एक छोटी सी खता को बुनियाद बनाकर किसी से भी सारी जिंदगी नफरत कर सकता है। इसे यकीन था कि दानियाल की मोहब्बत को नफरत में ढलते देर नहीं लगी होगी। कौन गैरतमंद मर्द बीवी का थप्पड़ बर्दाश्त कर सकता है, और दानियाल की गैरतमंदी में उसे मुतलक शुबाह नहीं था। मोबाइल फोन निकालकर वो हमाद का नंबर डायल करने लगी। जी मुहतरमा, इसे हमाद की चहकती आवाज सुनाई दी। इसने कहा, मैं घर वापस आ रही हूँ। पर क्यों? वो हैरान रह गया। किया नहीं आना चाहे? 1000 दफा आव। हमाद जल्दी से बोला, लेकिन जिस मकसद के लिए इतने पापड़ बेले हैं वो तो पूरा हो जाए। डॉक्टर नुजहत रफीक कह रही थी मैं बनने वाली हूँ। मसकान ने शर्माते हुए उसे खुशखबरी सुनाई। किया, एकदम, यानी तुमने मुझसे छुपाए रखी ये बात? वो खफगी से बोली, छुपाने के बचे, आज 10 बजे खुद मुझे मालूम हुआ और अब 12 बजे मैं घर की तरफ रवाना हूँ। ओह स्वीट हार्ट, आई लो यू, हमाद खुशी से भरपूर लहजे में कहा। मसकान की जहनी रो दानियल की तरफ बिहक गई। उसने कभी भी उसे आई लो यू नहीं कहा था। ज़बानी इजहार के बजाय वो हमेशा अपने एहसासात से उसे यकीन दिलाता कि मसकान इसके लिए कितनी अहमियत रखती है। शायद अब उसके दिल में मेरी नफरत भर चुकी हो। मसकान दुखी हो गई। इसे खामोश पाकर हमाद दोबारा बोला, अच्छा मैं इस वक्त थोड़ा मसरूफ हूँ। और ये मसरूफियत चंद घंटों तक ख़त्म होती नज़र नहीं आती। बाकी बातें मिल बैठ के होंगी। फिलहाल मैं चौकीदार को फ़ोन कर बता देता हूँ ताकि वो आपको घर में घुसने दे। क्यों? अब तक मिस्कीन चचा नहीं लूटा? मिस्कीन उनके पुराने चौकीदार का नाम था। छुट्टी खत्म होने पर आया था। मैंने 1 माह की मजीद छुट्टी और तनख्वाह पकड़ा दी। एक दफा तो परेशान हो गया कि शायद हम उसे फारिग करना चाहते हैं, मगर मेरी यकीन दहानी पर खुश होकर दुआएं देता रुखसत हो गया। यही सलूक मैंने नुसरत और शहनाज से के साथ भी किया। नुसरत और शहनाज उनकी घरेलू खादिमाएं थीं। अच्छा ठीक है, मैं आज ही इन्हें वापस बल्ला लेती हूँ। आपकी मर्जी मैडम साहिबा, कहकर हमाद ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। मुझसे भी ज्यादा अहमियत है काम की। इसने खुद कलामी करते हुए मोबाइल फोन परस में रख लिया। अपनी कोठी के सामने टैक्सी रुकू कर वो उतर गई। हमाद इसके बारे चौकीदार को बता चुका था। उसने मुदबाना अंदाज में सलाम कहा। सर के इशारे से वो इसके सलाम का जवाब देते हुए अंदरूनी इमारत की जानिब बढ़ गई। अपनी कोठी उसे अजनबी अजनबी लग रही थी। एक अधेड़ उम्र की औरत इसे घर की सफाई करती नजर आई। वो यकीना हमाद ने घरेलू काम के लिए रखी हुई थी। जी बीबी, मसकान को कमरे की तरफ बढ़ते देखकर वो मुस्तफसर हुई। मसकान ने जवाब देने के बजाय पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रज़िया, कहकर वो सवालिया नजरों से उसे घूरने लगी। तो रज़िया बीबी, मैं इस घर की मालिकन हूँ। आप बेगम साहिबा? मगर इसे खासी हैरानी हुई थी। शायद वो हमाद को गैर शादी शुदा ही समझती रही थी। अच्छा फिलहाल अगर मगर छोड़ो और मुझे एक कप चाय पिला दो। वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। जब तक इद्दत ना गुजर जाती उसने हमाद को करीब नहीं आने देना था। इद्दत की सोच पर उसके दिमाग में दानियल की अफसरदा शक्ल लहराने लगी। यकीना मुझे कूस रहा होगा, धोखेबाज, फरीबी, घटिया औरत। अब उसने इन्हें खिताबात से मुझे याद रखना होगा। उसके दिल को कुछ होने लगा। कितना चाहता था, दीदा था अपनी मशी का। और कैसे चाहत से पकारता था मिसी, मशी, मशी। इसके दिमाग में दानियल की आवाज गूंजने लगी। शायद उदास हो। इसकी सोचें दानियल की जात पर मुर्तकिज थीं। हाँ उदास तो होगा, ये मुमकिन ही नहीं कि उसे अपनी मशी की जुदाई का गम ना हो।
लेकिन ये भी हकीकत थी कि अब वो इसकी शक्ल देखना भी गवारा ना करता। मलाजमा चाय बनाकर ले आई। चाय पीते हुए अचानक इसके दिमाग में दानियल की आवाज गूंजी। मशी, सारी चाय पी जाती हो, आधा कप तो बख्श दिया करो ना। वो कहती। थर्मास भरा हुआ है मुहतरम। जवाब मिलता। मैं तुम्हारे झूठे की बात कर रहा हूँ। मसकान के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी और वो जेर लब बुड़बड़ाई। पागल ना हो तो। चाय का आधा भरा कप तपाई पर रखकर वो लेट गई और अपनी सोचों को हमाद की तरफ मोड़ने लगी। इसका महबूब करीबन 5 महीने से इससे जिस्मानी तौर पर दूर था और अब मजीद 8-9 महीने की दूरी इसे सहना थी, क्योंकि ये बात तो वो अच्छी तरह जानती थी कि हामिला औरत की इद्दत वज़ा हमल बच्चे की पैदाइश होती है। पता नहीं दानियाल तलाक देने में लियत वाओ लाल करता है या आसानी से मुझे आज़ाद कर देगा। इसकी जहनी रो एक बार फिर दानियाल की तरफ मुड़ गई। अगर इस तलाक देने से इनकार कर दिया तो लाजमन हमारे लिए मसला बनेगा, क्योंकि खुल के लय में अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकूंगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि दानियल के तलाक ना देने की सूरत में मसला काफ़ी गंभीर हो जाना था। इन्हें ख्यालों में खोए इसे ऊँघ आ गई। वो एक खूबसूरत पहाड़ी थी, चारों तरफ ऊंचे नीचे सरसब्ज दरख्त फैले थे। हल्की हल्की चलने वाली हवा और आसमान पर छाए बादलों ने माहौल को इंतहाई हद तक दिल फरेब बना दिया था। एक चश्मे के करीब रुककर उसने अपने साथी से कहा, दानी, यहीं बैठते हैं, देखो ना, कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। वो उसे चाहत से देखते हुए बोला, इनमें से एक भी मेरी मशी जैसा नहीं है। देखो तुम्हें देखकर कितने शर्मिंदा शर्मिंदा से लग रहे हैं। वो ख्वाबनाक लहजे में बोली। झूठा, वो रोनी सूरत बनाकर बोला, तुम्हें तो मेरी हर बात झूठ लगती है। वो शोखी से बोली, झूठ हमेशा झूठ ही लगता है। अचानक दानियाल के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए और वो खौफजदा लहजे में बोला, चलो मशी, यहाँ से जाना पड़ेगा। वो यहाँ भी पहुँच गया। इसने हैरानी से पूछा, कौन पहुँच गया? मगर दानियाल इसकी बात का जवाब दे बगैर उसे हाथ से पकड़कर एक तरफ खींचने लगा। इन्होंने 2-3 कदम ही उठाए थे कि अचानक इन्हें क़हक़हे की बाज़गशत सुनाई दी। हा हा हा, मुझसे बचकर कहीं जाओगे काले। इसने मुड़कर देखा, वो हमाद था, एक दी कामत शख्स के रूप में। वो दोनों इसके सामने बचे दिखाई दे रहे थे। मशी, जल्दी भागो, वो पहुंच गया। दानियाल ने उसे जोर से खींचा, मगर हमाद एक जसद में उनके सर पर पहुंच गया था। इसने दानियाल को गिरेबान से पकड़कर धक्का दिया और वो लुढ़कियों खाता दूर जा गिरा। उसके साथ उसने मसकान का बाजू थामा और बोला, चलो मेरे साथ। दानियाल उठकर चलाया। खबीस, छोड़ो मेरी मशी को। हमाद इस्तेहज़ाई लहजे में बोला, ये मेरी है मिस्टर हबशी। नहीं नहीं, ये मेरी है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर तुमने उसे ना छोड़ा तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दानियाल गुस्से से हमाद की तरफ बढ़ा, मगर हमाद का थप्पड़ खाकर एक मर्तबा फिर दूर जा गिरा। हमाद मसकान का बाजू थामे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। इसकी रफ्तार काफी तेज थी। दानियाल नीचे गिरकर उठा और उनके ताक़ब में दौड़ पड़ा। इसके साथ इसकी जोर जोर से पुकारने की आवाजें आ रही थी। कभी वो हमाद को धमकाने लगता और कभी मशी मशी पुकारने लगता। इसकी दर्दनाक आवाजें ज्यादा देर मसकान से बर्दाश्त न हुई और उसने मनमनाते हुए हमाद से कहा, मुझे इसके पास जाना है। हा हा हा, हमाद का कहकहा काफी भयानक था। अच्छा, ये बात है। ये लो फिर जाओ इसके पास। इसने मसकान को बुलंदी से नीचे की तरफ धक्का दिया। इसके मुंह से काफी बुलंदबांग चीख खारिज हुई और साथ ही इसकी आंख खल गई। इसका सारा जिस्म पसीने से शराबवर था। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। उसी वक्त मुलाजमा ख्वाबगाह में दाखिल हुई। बेगम साहिबा, क्या हवा? कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम जाओ अपना काम करो। और वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। इसने उठकर फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और ग्लास का तकल्लुफ़ किए बगैर बोतल को मुंह लगाकर खटाखट पानी पीने लगी। ख्वाब के असर से अभी तक इसका दिल लरज रहा था। पानी पीकर उसने बोतल वापस फर्ज में रखी और चंद लम्हे फर्ज से टेक लगाकर खड़ी रही। घड़ी पर नजर डालने पर उसे पता चला कि जहर की नमाज इससे कज़ा हो गई है। घंटे की सोई पंच का हिंदसा उबूर कर चुकी थी। किया दानियाल ने नमाज पढ़ ली होगी। इसके जहन में एक बार फिर दानियाल का नाम आया। शट, इसने सर हिलाकर इसकी सोचों को झटका। पता नहीं हमाद इतनी देर क्यों कर रहा। खुद कलामी करते हुए वो वाशरूम की तरफ बढ़ गई कि असर की अजान सुनाई देने लगी थी। फिर तो मुबारक हो जनाब, आप बाप बनने वाले हैं।
फरीहा ने मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दी। मैं नहीं मोहतरमा, हम कहो, इस बच्चे को हम दोनों ने मिलकर पालना है। मसकान बेचारी तो मनु मिट्टी तले पड़ी होगी। फरीहा ने मुंह बनाया, इसे पालने में तो कोई कबाहत नहीं, फकत ये डर है कि कहीं शक्ल वाउ सूरत बाप की ना ले आए। नहीं यार, कुछ हिस्सा तो मुंह से भी वसूल करेगा। ये भी मुमकिन है बिल्कुल मुंह पर चला जाए और हमाद साहब को अपनी प्यारी सेठजादी की याद दिलाता रहे। शट अप यार, इस खुशी के मौका पर बदमज़गी पैदा ना करो। अच्छा मसकान साहिबा का क्या हाल है? कहीं इस काले के गम में साहब फिराश तो नहीं हो गई? वो तो घर जाकर पता चलेगा ना। मैं अभी तक इससे नहीं मिला हूँ। बस फोन पर उसने इत्तला दी है कि वो वापस आ गई है। बड़ी जालिम हो भई, बेचारी कब से मुंतजिर होगी। भाड़ में जाए, इसके चौंचले मुझसे नहीं उठाए जाते। और अब तो सरखे रो होकर लौटी है, पता नहीं कितने नखरे दिखाएगी। अच्छा मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश ही समझकर इसके नखरे बर्दाश्त कर लेना। ये किया, हमाद ने हैरानी से कहा। अपनी सौकन की तरफदारी कर रही हो? वो इत्मीनान से बोली। अपना माल औलाद और महबूब शौहर तक वो मेरे लिए छोड़कर जाने वाली है। इतना तो हक बनता है ना गरीब का, कि जिंदगी के आखिरी दिन अपने महबूब की मियत में गुजार सके। ठीक है जी, जो हुक्म हो सरकार का, वरना तो मैं इसकी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं। एक गैर मर्द के साथ 1.5 माह गुजार कर आ रही है। मुझे तो सच में इससे कराहियत महसूस हो रही है। उसने तुम्हारे हुक्म की तमील की है। फरीहा ने जानबूझकर मसकान की तरफदारी जारी रखी, वरना तो हमाद की बातों से उसे दिल्ली सुकून मिल रहा था। फ्री, यकीन करो तुम्हारी चाहत पाने के बाद मुझे कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगती। हम याद आया, दानियल साहब ने उसे तलाक दे दी है ना? मालूम नहीं, अभी जाकर पूछूंगा। कहीं बिगड़ ही ना जाए, मसकान जैसी लड़की को वो कब छोड़ना चाहेगा। याद नहीं, इसकी तस्वीर देखकर उसने मुझे भी नज़रअंदाज कर दिया था। तुम्हें नज़रअंदाज नहीं किया था जान। सुना नहीं अंगूर की जिस बेल तक रसाई ना हो पाए वो हमेशा खट्टे होते हैं। तो आपका ख्याल है वो आसानी से मसकान साहिबा को तलाक दे देगा? ऑफ कोर्स, इसमें इतनी जराते नहीं है कि इनकार कर सके। फर्ज किया उसने इनकार दिया, फिर क्या करोगे? मेरा ख्याल है इस मौजू पर हम काफ़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। किया, इसके कत्ल के अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। तुम्हें किया फिक्र इसकी जिंदगी की? भाड़ में जाए इसकी जिंदगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है। फ्री, बारिश से पहले भीगने की बात ना करो, जब वो इनकार करेगा तो तरीके भी कई मिल जाएंगे। और कत्ल सबसे आखिरी हल है। वैसे मेरे जहन में एक उछूती तजवीज़ है। फरीहा ने इंकिशाफ किया। जरा मैं भी सुनूं। वो हमा तनगोश हुआ। फरीहा झिझकती हुई बोली, अगर मैं इस काले को शादी की पेशकश करूं, और शर्त रखूं कि पहले वो मसकान को तलाक देगा, और फिर तलाक होने के बाद ठेंगा दिखा दूं, इस सूरत में तुम्हें इससे तन्हाई में मुलाकात करना पड़ेगी है ना? जरूरी तो नहीं, हम पब्लिक मकाम पर भी मिल सकते हैं। बस मुझे ज़रा मोहब्बत की अदाकारी करना पड़ेगी। और ये तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहे। तुमने शायद अभी तक इस बेचारे को मुआफ नहीं किया, और एक दफ़ा उसे इसकी हैसियत याद दिलाकर ही तुम्हें चैन आएगा। सही कहा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। फरीहा ने अपने अज़ाइम छुपाने की कोशिश नहीं की थी। चलो डन हो गया। मकान और कार वगैरह की छीनने की धमकी पर भी अगर ना माना तो फिर ऐसा ही करेंगे। वो जहरीले लहजे में बोली, तुम देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। अगर कपड़े फाड़कर रोडों पर ना भागता फर्रा तो नाम बदल देना। इसमें शक ही किया है, अगर इसके बजाय तुम यही दुअक्सी खूबरो नवाबजादे के मुताल्लिक करो तब भी मुझे यकीन कामिल होगा। ये गरीब तो तुम्हारी एक मुस्कुराहट की मार है। मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहे। मसकान साहिबा बड़ी शिद्दत से मुंतजिर होगी। कल इंशाअल्लाह इस बारे तफसीली गुफ्तगू होगी। आज सबक तो पढ़ ही नहीं सके हैं। वो मज़ाहिया लहजे में बोली, ज़रूरत ही क्या है सबक पढ़ने की। एक सेठजादी की वारिस हूँ, नौकरी थोड़ी करना मुझे। और हमाद इसकी बात पर बेसाख्ता हंसता हुआ वहां से बाहर निकल आया। वो जहर की नमाज के लिए गया था, असर की नमाज पढ़ के लूटा। जितनी देर वो मस्जिद में मौजूद रहा उसे दिल्ली सुकून रहा। अपने रब से गुड़गड़ा कर वो अपनी मसकान मांगता रहा था। बेटा इतनी देर लगा दी। मां शिद्दत से इसकी मुंतजिर थी। बस मस्जिद में सुकून मिल रहा था, बैठा रहा। खाना खा कर चले जाते। अम्मी, भूख नहीं है। बेटा, कब तक इसके लिए भूखे रहोगे? एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना या फिर साल? अम्मी, कसम से भूख नहीं है।
फिर भी खाओ। भूख ना लगने का ये मतलब नहीं कि तुम्हारे जिस्म को खुराक की जरूरत नहीं है। रात को खा लूंगा अम्मी, अभी खाई तो रात को नहीं खा सकूंगा। दानियल ने बहाना घड़ते हुए जान छड़ाई, और आयशा अफसोसीन से सर हिलाती वहां से रुखसत हो गई। वो बेटे के दिख से वाकिफ थी, बल्कि मसकान की खफगी खुद इस पर बहुत गर्म गुजर रही थी। वो किया गई थी कि घर ही सोना सोना लग रहा था। पोते पोतियों खिलाने के ख्वाब की तबीर एक बार फिर इससे छीन ली गई थी। वो अपने कमरे में घुसकर तिलावत करने लगी। शाम के लिए सालन यूं भी बना पड़ा था कि दिन का खाना वो खुद भी नहीं खा सकी थी। बेटे को नसीहतें करने वाली की अपनी भूख भी उड़ चुकी थी। दानियाल अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। मसकान के बदन की महक से कमरे की फिजा अभी तक मुतर थी। बेड पर बैठकर उसने मसकान का तकिया उठाया और गोद में रख लिया। बेचैनी बढ़ी तो वो कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी में मसकान के लिबास उसी तरह टिंगे थे। एक चीज भी तो वो साथ नहीं ले जा सकी थी। शायद सामान इकट्ठा करने के लिए दोबारा आए। एक इम्कानी सोच इसके दिमाग में गूंजी। अचानक इसे ख्याल आया कि वो घर भी उसी की मलकियत था, और इतना कीमती घर, कार और फिर दुकान वो कैसे दानियाल की मलकियत में रहने दे सकती थी। हालांकि इसकी अम्मी ने भी 2-3 दफ़ा बातों बातों में कहा था कि मसकान का इनकी ज़िंदगी में आमद का मकसद यही था कि वो इन्हें गुर्बत और तंग दस्ती की ज़िंदगी से बाहर निकाले। मगर जब तक मसकान या इसके किसी सरपरस्त की तरफ से बाकायदा तहरीरी सबूत ना मिल जाता, वो इस खुशगुमानी में नहीं रह सकता था कि ये सब कुछ उसका है। यूं भी इसके बगैर उसे धन, दौलत और कार की कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। गुमू इसकी दूसरी शादी कराने का इंदिया दे चुकी थी, मगर अब उसने तहैया कर लिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। शायद मसकान ही लौट आए। एक उम्मीद अफजा सोच इसके दिमाग में जागी। जरूर इसके सरपरस्त जब शौहर से नाराजी का सबब पूछेंगे तो इतनी छोटी बात पर वो कभी मसकान को तलाक लेने की इजाजत नहीं देंगे। अगर उसने किसी की बात भी ना मानी और तलाक लेने पर मिस्र रही तो कियामी उसे तलाक दे पाओ नुनगुन्नागा। इस लर्जा खेज सोच का एक ही जवाब था, नहीं। लेकिन इसके साथ ये भी सच था कि इसने मसकान की हर बात मानने का अहद पहली रात किया था। वो जेर लब बुड़बड़ा, मगर इस अहद में मसकान से दूरी शामिल नहीं थी। मोबाइल फोन की घंटी ने उसे मुतवज्जह किया। किसी खुशगुमानी पर उसने जल्दी से मोबाइल निकाला, मगर वो मुकर्रम खान था। जी खान जी। वो मुकर्रम को खान जी कहा करता था। सीब जी, आज आप वापस नहीं आया, खैर तू था? इसने जवाब दिया, हाँ बस खैरियत ही है। अब वो उसे किया बताता कि मेरी दुनिया लट चुकी है। इस गरीब के बस में किया था कि इसकी कोई मदद कर सकता। इसने इजाजत तलब की। तो फिर दुकान बंद कर रहा है? ठीक है खान जी, और शायद मैं चंद दिन ना आ सकूं, आपने खुद ही दुकान संभालना है। खुचा, पैसों का क्या करना है? वो सैलरी के बारे दरियाफ्त करने लगा। ये रकम अपने पास महफूज रखो, जिस दिन आप नुनगुन्नागा हिसाब किताब कर लेंगे। ठीक है सीब जी, कहकर मुकर्रम खान ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। इसे मुकर्रम खान पर कामिल एतिमाद था। कारोबार को जहन से झटक कर वो दोबारा अपनी मशी के ख्यालों में गुम हो गया। उसी दौरान इसके कानों में मोज़न की आवाज़ आई। इसे याद आया कि मसकान कितना खुश होती थी उसे नमाज पढ़ते देखकर। दानियाल के कदम मस्जिद की तरफ उठ गए। वो उसे अपने बेडरूम में मिली। हमाद को अंदर दाखिल होता देखकर वो बेइख्तियार उठ बैठी। इसके संजीदा चेहरे पर हल्का सा तबसम खलने लगा था। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। हमाद ने घुसा पिटा मिसरा रोमांटिक अंदाज में पढ़ा। वो हंसी, यानी अब ये मेरा घर नहीं रहा, यही बावर कराना चाहते हैं आप? बड़ी बातें आ गई हैं भाई, हमारी बेगम को। हमाद ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। मसकान को अजीब सा एहसास हुआ। इसके लहजे का मसनूई और फीकापन बहुत वाज़ेह था। इसे गले से लगाने में भी वो वारफ्तगी नहीं थी जो बिछड़े महबूब का खासा होती है। अचानक इसे याद आया कि वो किसी और की मनकूहा है। वो आहिस्तगी से इससे अलहदा हो गई। ये किया? हमाद ने खफगी जाहिर की। हादी, प्लीज, आप अच्छी तरह जानते हैं फिर क्यों मुझे मजबूर करना चाहते हैं? इसलिए कि तुम मेरी हो। इसकी खफगी बरकरार थी। मैंने कब इससे इख्तिलाफ किया है? लेकिन मेरी जान अभी तक हलाल तो नहीं हुई। अच्छा ठीक है, वो गोया बादल नखास्ता मानते हुए पूछने लगा। कालू ने तलाक तो दे दी है ना? नहीं, लेकिन मैं वहां से आते हुए उसे कहकर आई थी कि अगर उसने मेरे घर के पते पर तलाक ना भिजवाई तो मैं अदालत पहुंच जाऊं नुनगुन्नागी। फिर इसने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, खामोश खड़ा रहा। मसकान की निगाहों में दानियल का वहशत ज़दा चेहरा घूमा,
और उसने दिल में सोचा, वो होश में ही कब था कि कोई फैसला करता। लेकिन ये बात वो हमाद को ना बता सकी। जाने क्यों वो दानियाल की मोहब्बत को मख्फी रखना चाहती थी। यूं भी औरत इस मामले में बहुत हसास होती है। वो अपने शरीक हयात के सामने आर्जी शौहर की खूबियों या इसकी बेपाई चाहत को जाहिर करके हमेशा के तने अपना मुकद्दर नहीं करना चाहती थी। दानियाल माजी का एक बाब था। चाहे कितना ही सुहाना क्यों ना होता, वो उसे अपने मुस्तकबिल पर असर अंदाज नहीं होने दे सकती थी। इसका मतलब है मुझे खुद इसके पास जाना पड़ेगा। वो सरद से बोली। ठीक है मैडम साहिबा, कल ये काम भी हो जाएगा। इसके बाद तो ये दूरियां नहीं रहेंगी। मसकान इत्मीनान भरे लहजे में बोली। इद्दत यानी 3 माह मजीद इंतजार? नहीं, जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती। मसकान, किया मजाक है? सारे फराइज और वाजिबात मेरे पूरे करने के लिए रह गए हैं। ये अल्लाह के कायम करदा हुदूद हैं जनाब, और आप जानते हैं मैं इसके खिलाफ नहीं कर सकती। अपनी दूसरी शादी पर मैं कितनी परेशान और नादमीन हूँ ये बयान से बाहर है। यकीन मानो अगर तमधारी मोहब्बत ने मजबूर ना किया होता तो मैं इतना बड़ा कदम कभी ना उठाती। मैं भी तो मजबूर था। हमाद ने एक मर्तबा फिर इसकी जानिब पेशकदमी की। ठीक है, इसने हाथ उठाकर उसे दो रही से रोका। जरूरी नहीं कि गले से लगाकर ही आप अपनी मजबूरी का सबूत पेश करें। बस आपने कह दिया मुझे यकीन आ गया। चलें जैसे तमधारी मर्जी। वो मसनूई परेशानी जाहिर करता हुआ कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मसकान को इसका पेशकदमी ना करना बहुत बुरा लगा। इसे ख्याल आया, किया इस जगह दानियाल होता तो वो भी एक बार मना करने पर इसकी ये बात मान लेता। कभी नहीं। उसके दिल ने पर जोर तरदीद की। वो कभी भी मुझसे दूर हटने पर राजी ना होता। और हमाद एक बार कहने ही पर यूं दूर जाकर बैठ गया जैसे इसके नज़दीक मसकान के वजूद की कोई अहमियत ही नहीं थी। वो उसे रोक रही थी, सिर्फ नाज जाहिर करने के लिए। ये जानते हुए भी कि शरीयत की रूह से ये गलत था। वो चाहती थी इसका महबूब जबरदस्ती करे, उसे बानाहूं में भर ले, वो उसे दूर धकेले और वो बार बार चिमट जाए, यूं जैसे उसे खुद पर काबू ना हो। और फिर तंग होकर वो दूसरे कमरे में भाग जाए, दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। वो बाहर से मन्नतें करके यकीन दिलाए कि अच्छा दरवाज़ा खोलो, अब कुछ नहीं कहता। और वो कहे पहले कसम खाओ। वो कसम खाकर वादा करे और दरवाज़ा खोलने पर अपनी कसम से मुकर जाए। हम ऐसा दीदा हो कि इसके अलावा किसी चीज़ को नज़र भर कर ना देखे। इसका मशगला ही इसके रुख का दीदार हो, बिल्कुल ऐसे जैसे के दानियाल। उसके दिल ने दानियाल का नाम बतौर मिसाल पुकारा। वो घबरा कर चूक गई। मगर ये आवाज़ हमाद नहीं सुन सका था। वो उस वक्त दीवार पर लगी बेजान पेंटिंग को घूर रहा था। किस सोच में गुम हो। तस्वीर से नजरें उठाकर उसने मसकान को घोरा। कितनी रूखी नजरें हैं, इसने दिख से सोचा। ये तो जैसे किसी गैर के पास बैठा हो। बल्कि गैर मर्द के दिल में कम अज कम खूबसूरत लड़की को देखकर किसी जज्बे का अक्स तो उभरता। ये तो बिल्कुल बेरौनक और जज्बों से आरी नजरें थीं। उसी वक्त हमाद की मोहब्बत में धड़कते दिल ने इस समझाया, शायद दानियाल की शदीद मोहब्बत के बाद मुझे अपने महबूब की हर बात काबिल एतराज़ नजर आने लगी है। जरूरी तो नहीं कि हर कोई दानियाल की तरह मोहब्बत करे, इसका अपना अंदाज था और हमाद का अपना अंदाज है। हमादाल की मोहब्बत तो पहले भी उसी तरह थी। अगर वो पहले इस तरह ना होता तब इस पर शक किया जा सकता था। अब जबकि उसकी फितरत ही ऐसी है तो फितरत बदलना तो मुमकिन नहीं। सबसे बढ़कर वो उसे अजीज था। कुछ पूछा है मैं? इसे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, अगर उसने तलाक देने से इनकार कर दे तो? मसकान ने दिमाग में गर्दिश करने वाली सोच के बरअक्स सवाल पूछा। ये कैसे हो सकता है? गरीब आदमी है, कार और खूबसूरत घर का लालच भला कब इस तरह के नखरों की इजाजत देगा? इसे मैंने एक दुकान भी बना कर दी है। मसकान ने लुकमा दिया। दुकान? कब? महीना होने को है। मुझे नहीं बताया? हमाद ने सरसरी लहजे में पूछा। जहन से निकल गया था। असल में मकसद यही था कि मेरे तलाक लेने के बाद इसकी माली हालत कम अज कम ऐसी होना चाहिए कि किसी दूसरी जगह शादी तो कर सके। चलो ठीक हो गया। खिलाफ तवक्को हमाद ने इस बात पर खफगी जाहिर नहीं की थी। अब शायद इस झुपड़ी में जाना उसे गवारा ना हो। यूं भी अब उसे रिश्तों की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, मेरी तरफ से मुंजी की खिदमत में माजरत अर्ज कर देना, मैं आज कुछ ज्यादा बदतमीजी पर उतर आई थी। दानी को तो थप्पड़ तक मार दिया। वाह, क्या खूबसूरत निकनीम है। दानी। हमाद के लहजे में तनस का अंसर नुमायां था। वो खफीफ होते हुए बोली, बस मैं उसे दानी कहती थी। मेरी भी आदत बन गई।
थप्पड़ क्यों मारा? दानी को। हमाद ने इस्तेहज़ाई कहकहा लगाया। रोकने के लिए मुझे बाजू से पकड़ना चाहा और मैंने थप्पड़ जड़ दिया। बहुत अच्छा किया, अब कम अज कम उसके दिल में कोई खुशफहमी जड़ नहीं पकड़ेगी। मसकान ने झिझकते हुए कहा। अच्छा हादी, बुरा ना मानेगा लेकिन इन्हें नरमी से राजी करना। बहुत तरस आ रहा है उन पर। वो तनस से बाज ना आ सका। मसकान जराते आमेज लहजे में बोली। वो बहुत मुखलिस और सीधे साधा लोग हैं। आप यकीन करो उसकी मां ने कभी मुझे बेटी के अलावा मुखातिब नहीं किया। कहने और समझने में बड़ा फर्क है। सही कहा, लेकिन वो बेटी कहती ही नहीं समझती भी थी। अच्छा जी, बड़ा अफसोस हवा कि तुम मेरे लिए अपनी मां तक को छोड़कर आ गई हो। लेकिन क्या करें, ये तो मुंह बोली मां थी, शौहर के लिए तो लड़की को हकीकी मां भी छोड़ना पड़ती है। मुझे महसूस हो रहा है, आप कुछ ज्यादा ही तनज़ और तन के डोंगरे बरसा रहे हैं। शायद जनाब के जहन से ये बात निकल गई है कि मेरे इस फेल के जिम्मेदार सरासर आप खुद हैं। ना तो मुझे दूसरी शादी का शौक था और ना बच्चे का। इसका मुसलसल तंजिया लहजा मसकान से बर्दाश्त नहीं हो अलिफ था। हमाद को लगा कुछ गलत होने जा रहा है। मसकान के लहजे में बगावत की बो साफ महसूस की जा सकती थी। इसने जल्दी से पैंतरा बदला। सूरी, मैं मजाक कर रहा था। आपका मजाक सर आंखों पर। लेकिन मैं किसी ऐसी बात पर तने बर्दाश्त नहीं करूंगी जिसका सबब खुद आप हूं। ये तो वही बात हुई। उल्टा चोर कौतूहल को डांटे। अटस ओके मसकान, तुम तो खफा होने के चक्करों में पड़ गई हो। हमाद के जहन में फरीहा का मशवरा ताज़ा हो गया। इसने आफियत उसी में जानी कि उसे नाराज ना करे। औरत जात से कोई बैद नहीं होता कि किस वक्त किया कर गुजरे। यूं भी उसे मसकान पहले से काफ़ी बदली बदली लग रही थी। लेकिन वो इस तब्दीली की किसी मुनासिब तवज्जिया से कासिर था। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना। तलाक का लफ्ज़ इससे मुंह से ज़रूर कह लो ना। ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। और बाकी गपशप रात खाने पर होगी, अभी मैं फरश हो जाओ नुनगुन्ना। वो जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। और मसकान ने इस बात में सर हिला दिया। जारी है।